नमस्ते बच्चों, जैसे कि आप सब चीज जानते हैं कि आजकल हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो आज हम त्रिकोणमिति की वर्कशीट 38 करेंगे। वर्कशीट में सबसे पहले पिछला हम रिवाइज करते हैं, आओ याद करें। आपको पता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है ABC और एंगल B पे समकोण है, जिसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल इज एट एंगल B। अब इसमें आप अगर हम देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एंगल B की सम्मुख भुजा। तो एंगल B ये है, इसके सम्मुख मतलब इसके सामने वाली भुजा, या इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है इसकी? AC। तो हम यहाँ लिख देंगे AC। दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें, एंगल C की संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? अब एंगल C पहले देखेंगे हम, ये एंगल C है। संलग्न मतलब इसके साथ लगी हुई, तो दोनों भुजाएं इसके साथ लगी हुई है। वैसे तो ये भी लगी हुई है, AC भी और BC भी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड। लेकिन जो AC है ये हमें देखने से ही पता लग रही है कि यह समकोण की सबसे लंबी भुजा है, और समकोण की सबसे लंबी भुजा जो है वह कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो दूसरी होती है आधार, जो उसकी संलग्न भुजा होती है। इस कोण के एंगल C के जो साथ में लगी भुजा या एडजेसेंट साइड को हम कहते हैं आधार। और जो इस कोण के साथ लगी हुई सबसे लंबी भुजा होती है वह कहलाती है कर्ण या हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंगल C की सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब सामने, ये संलग्न थी, ये दोनों भुजाएं साथ में लगी हुई थी, और सम्मुख मतलब सामने, तो सामने भुजा है AB। तो इसको कहते क्या है? तो एंगल C के जो सम्मुख भुजा है ये कहलाती है लंब। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण का की बहुत इंपॉर्टेंस है जब हम दूरी एवं ऊंचाई यानी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो अगर एक व्यक्ति A है, वो यहाँ खड़ा है, और कोई वस्तु C है जो ऊंचाई पर है, उसको ये व्यक्ति देखता है। तो यह व्यक्ति देखता है तो इसकी यह दृष्टि रेखा बनती है, या इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। और एक और रेखा है जो बिल्कुल सामने बनती है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन। क्षैतिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन। और अगर हम इसको इस तरह से मिला दे तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, और ये समकोण मान लीजिए ये है B। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है एंगल B पे। यह एक बिंदु है जिसे एक व्यक्ति जो यहाँ A खड़ा हुआ है उसे देख रहा है। उसको देखने के लिए ये उसकी इतनी नजरें ऊपर करेगा तो वो इस पॉइंट को देख पाएगा, और उसके बिल्कुल सामने जो रेखा है, सामने देखेगा यदि, तो ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है यह कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसे कहते हैं उन्नयन कोण। तो जो एंगल A पे जो बना हुआ है ये कहलाएगा उन्नयन कोण। अब हम देखते हैं जो उन्नयन कोण है वो ऊपर देखने पे बनता है। जब भी ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है तो यह उन्नयन कोण बन रहा है। दूसरी बात है क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। ये क्षैतिज रेखा है तो जो कोण बन रहा है वो क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है। इसे मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये क्षैतिज रेखा के, यदि ये क्षैतिज रेखा है हमारी, तो क्षैतिज रेखा के ऊपर ये कोण बन रहा है।
और तीसरी बात है कि क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच यह कोण बनता है। ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच ये कोण बनता है। तो आपको ये अच्छे से अब क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और उन्नयन कोण क्या है। दूसरा आता है हमारा अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति ऊपर खड़ा होता है, किसी भी चीज के ऊपर खड़ा होता है और ऊपर से नीचे की चीज को देखता है, नीचे की वस्तु को देखता है। तो जब वो नीचे की वस्तु को देख रहा है तो ये उसकी हो जाएगी दृष्टि रेखा, या कहते हैं इसको लाइन ऑफ साइट। और ये जो बिल्कुल सामने देखेगा तो ये कहलाएगी इसकी क्षैतिज रेखा। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। तो जो कोण बन रहा है ये आपका एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल यहाँ हो गया। ये जो कोण बन रहा है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनेगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है और जो उन्नयन कोण था वो क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा था। पर बन दोनों रहे हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही। और एक और बात है कि क्षैतिज रेखा जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब आपका अवनमन कोण बनता है, ये कहलाएगा अवनमन कोण। एंगल ए जो है ये कहलाएगा अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम इधर आएंगे, इधर अवनमन कोण की बात करें तो नीचे देखने पर बनता है। व्यक्ति ऊपर खड़ा है, नीचे की ओर देख रहा है तो कोण बन रहा है, ये उसकी दृष्टि रेखा है। क्योंकि जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो दृष्टि रेखा नीचे होती है और नीचे से ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा ऊपर होती है। जब दृष्टि रेखा ऊपर होती है तो उन्नयन कोण बनता है, जब दृष्टि रेखा नीचे होती है तो अवनमन कोण बनता है और क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। देखिए ये क्षैतिज रेखा है, जब हम सामने देखते हैं तो वो हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है और क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच में भी बन रहा है। तो ये वाली चीज दोनों में सेम है कि ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है, चाहे ये एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो। और इन दोनों का एक अंतर है जो ये आगे भी क्वेश्चन में आएगा कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या अंतर होता है। तो अंतर यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण ऊपर देखने पे बनता है, अवनमन कोण दृष्टि को नीचे करने पर या नीचे देखने पर बनता है। और ये उन्नयन कोण जो है क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है और अवनमन कोण जो है वो क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। अब हमें करने हैं जो क्वेश्चन स्वयं प्रयास करने के लिए दिए हैं, उसमें सबसे पहला प्रश्न है उन्नयन व अवनमन कोण में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको अभी मैंने समझाया। दूसरा प्रश्न है उदाहरण 3 में जहाज व मीनार के में बना कोण कौन सा कोण है। अब ये देखिए इधर मीनार दिखा रखी है उदाहरण 3 में और यहाँ जहाज दिखा रखा है। तो जहाज से यदि हम मीनार को देखते हैं ऊपर की ओर तो यहाँ हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन या उसको कह देते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तीसरा प्रश्न जो है इसमें हमें चित्र बनाना है, क्योंकि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंसेस के या दूरी या ऊंचाई के प्रश्न करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्र। यदि चित्र सही बनता है तो हमारा प्रश्न सही होता है। तो चित्र को बहुत सोच समझकर बनाना है, उसके जो प्रश्न को है बड़े समझकर फिर चित्र बनाना है। देखते हैं यहाँ समुद्र तल से 65 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। तो समुद्र तल आप सबको पता है, आप सामाजिक ज्ञान में भी पढ़ते रहते हैं कि यह शहर समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर है, 110 पे है, 520 पे है, जो भी है। तो यहाँ समुद्र तल अगर हम यहाँ मान लें कि ये हमारा समुद्र तल है और इस समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु, तो इस 65 मीटर मतलब ऊपर मीन्स इस समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर अगर हम यहाँ मान ले, यहाँ इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, अगर कोई बादल है, मान लो यहाँ कोई वो बादल है, यहाँ मान लेते बादल है, क्योंकि ये 65 मीटर समुद्र तल से 65 मीटर ऊंचाई पर वहां से हमें देखना है
तो एक जो बादल है यहाँ पर, बादल का उन्नयन कोण बीटा है। तो उन्नयन कोण जो हमारा होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्षैतिज रेखा और ये आ गया आपका दृष्टि रेखा, और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा उन्नयन कोण। तो अगर हम इसका नाम यहाँ पर A रखते हैं, इसका B रखते हैं बादल का, तो C, तो यहाँ हमारा हो गया उन्नयन कोण, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। तो एंगल A जो है ये उन्नयन कोण, इसको कहेंगे उन्नयन कोण। और इसका नाम दिया है अल्फा, नहीं बीटा, इसका नाम दिया है बीटा। इसके बाद कहा है तथा समुद्र तल में बादल की परछाई का अवनमन कोण। अब ये समुद्र तल है और ये बादल है, तो इसकी परछाई नीचे बनेगी ना, यहाँ पे, तो इसका अवनमन कोण अल्फा है। तो इस बिंदु से यहाँ कोई व्यक्ति यदि खड़ा है और यहाँ परछाई है, तो इस तरह से वो नीचे देखेगा, यह दृष्टि रेखा हो जाएगी, यह दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों के बीच में कौन बनेगा, अवनमन कोण। इसका नाम इन्होंने दिया है अल्फा। अवनमन कोण अल्फा है। बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। बादल की कुल ऊंचाई का मतलब ये है कि समुद्र तल से बादल की कुल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारी जो ऊंचाई है ये 518 मीटर है। तो हमने इसको अगर A दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे सकते हैं और इसका नाम E दे सकते हैं। तो ये जो DE है ये समुद्र तल है और ये आपका एंगल बीटा जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और उन्नयन कोण, और एंगल अल्फा जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन। आशा है आपको आज उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, which is very important to solve the questions related to height and distances, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में इसका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। वह अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। धन्यवाद।